इधर ध्यान सुनो। देखो, हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले जो है, देखो ये भी 2D मोशन में ही आता है। 2D मोशन का मतलब जैसे एक प्लेन हो गया। 1D मोशन का मतलब क्या होता है? 1D मोशन का मतलब एक लाइन, वन डायमेंशन, मतलब एक लाइन में गति करेगा। 2D मतलब होता है एक प्लेन में गति करेगा, कहीं भी वो जा सकता है इधर उधर, लेकिन प्लेन में ही जाएगा। 3D मतलब जो है वो कहीं भी ऐसे प्रैक्टिकली हवा में कहीं भी उड़ सकता है, वो 3D हो जाएगा। तो हम लोग जो है काइनेमेटिक्स, ध्यान देना, जैसे ट्रेन का चलना वो 1D मोशन हो जाएगा। हम लोग का फील्ड में क्रिकेट खेलना वो 2D मोशन हो जाएगा। किसी मक्खी का उड़ना 3D में हो जाएगा, मक्खी इधर उधर कहीं भी उड़ सकती है, वो 3D मोशन हो जाएगा। क्लियर ना? तो हम लोग काइनेमेटिक्स जब से शुरू किए हैं, गतिकी जब से शुरू किए हैं, हम लोग 1D और 2D ही पढ़े। बस सिलेबस में 1D और 2D है, 3D नहीं है सिलेबस में। 3D हम लोग नहीं पढ़ना है। 1D हम लोग पढ़ चुके हैं। 2D में एक सर्कुलर मोशन आता है जो हमें पढ़ना होता है, और एक प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। ध्यान देना, 1D में जो है हम लोग जो फॉर्मूला यूज किया करते थे, जैसे अगर त्वरण नियत होता था तो, यदि त्वरण न बदले समय के साथ, अगर त्वरण नियत हो तो हम लोग 3 फॉर्मूला यूज करते थे ज्यादातर। जिसमें सबका मतलब तुम्हें मालूम होगा अगर पढ़े होगे तो अच्छे से। ध्यान देना, 2D वाले में क्या होता था प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि किसी वस्तु को ऐसे फेंकते थे और वो जमीन पर ऐसे जाकर गिरता था। इस तरीके से गिरता था, यहां से फेंकते थे किसी वस्तु को, वो ऐसे जाकर के जमीन पर गिरता था। तो ये 1D मोशन नहीं है, ये 2D मोशन है, क्योंकि एक प्लेन में गति कर रहा है। और यहाँ पर डायरेक्ट मान लो इसका प्रारंभिक वेग दे करके अगर यहाँ पर अंतिम वेग पूछा जाए तो बताओ इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता था क्या? v बराबर u प्लस टी नहीं होता था। तभी शायद बताए थे तुम लोग को कि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, कि प्रारंभिक वेग दे दे और कहीं का अंतिम वेग पूछे तो v बराबर u प्लस टी लगा देना। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तभी लगता है जब कोई वस्तु 1D मोशन करता है, एक सीधी रेखा में गति करता है। तो जब इसका हमें अध्ययन करना हुआ तो याद करो हम क्या बात बोले थे। यहाँ के लिए हम बोले थे कि इसके पूरे गति को 2 लाइन वाले में कन्वर्ट कर दो, 2 एक्सिस में कन्वर्ट कर दो, एक्स एक्सिस और क्या वाई एक्सिस, और इसके पूरे वेलोसिटी हो, पोजीशन मतलब स्थिति हो, त्वरण हो, सबको जो है तुम एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में तोड़ करके एक्स का तुम अलग पढ़ाई करना, वाई का अलग पढ़ाई करना, दोनों को मिला देना। जब दोनों को मिलाओगे तो इसका पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। तो ध्यान देना, हम लोग कहीं ना कहीं 2D को भी 1D में ही कन्वर्ट करके पढ़ते थे जब 2D प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े थे। तो इसलिए यही कारण था कि देखो यहाँ पर हम पढ़ाते समय तुम्हें त्वरण होता 2 प्रकार का है। त्वरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का त्वरण। उसके बावजूद भी पूरा ये वाला टॉपिक खत्म कर दिए थे और तुम्हें दूसरा प्रकार नहीं बताए थे। और चूंकि दूसरा प्रकार बताए नहीं थे तो जो त्वरण हम बता रहे थे उसका जो असलियत में नाम था वो भी नाम नहीं लिए थे। मतलब कहने का कि देखो यहाँ पर जो 2 त्वरण होता है, अभी डिटेल इसको बताएंगे, नाम सुन लो। त्वरण 2 प्रकार का होता है। एक्सेलरेशन, ध्यान देना, यहाँ पर कोई ऐसा नाम नहीं लिए थे। त्वरण 2 प्रकार का होता है और ये जो त्वरण है वो 2 प्रकार के त्वरण से मिल के बना होता है।
लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं लिए थे जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए थे। जब यहाँ पर चाहते तो हम इन दोनों को बता सकते थे, लेकिन चूंकि इसका यूज यहाँ पर नहीं था बहुत ज्यादा, प्रोजेक्टाइल मोशन में उसका ज्यादा प्रयोग नहीं था, इसलिए दोनों नाम लेना यहाँ पर सही नहीं समझे। लेकिन यहाँ पर हमें डिटेल पढ़ना है इन दोनों त्वरण के बारे में। तो इन दोनों में से कौन सा त्वरण हर जगह शामिल हुआ करता था, चाहे यहाँ चाहे यहाँ? वो है स्पर्शी त्वरण या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो पहले इसका पहचान समझो, इसको पहचानते कैसे हैं? स्पर्शी त्वरण या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को कैसे पहचानते हैं, क्या पहचान होता है, दिमाग में सेट कर लेना। जब वेग के दिशा में हो त्वरण या वेग के विपरीत दिशा में त्वरण हो, ध्यान देना ये सभी त्वरण क्या कहलाएंगे? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या स्पर्शी त्वरण। एकदम दिमाग में सेट कर लो। स्पर्शी त्वरण किसको बोलते हैं? या तो वेग के दिशा में त्वरण हो उसी दिशा में, या तो वेग के विपरीत दिशा में हो, इसी को बोलते थे त्वरित गति। त्वरित गति में होता है कि उसका वेग बढ़ता चला जाता है, इसको बोलते थे मंदन गति। और मंदन गति में क्या होता है, उसका स्पीड या वेग घटता चला जाता है। और इन दोनों केस में या तो वेग, कोई कठिन काम नहीं है, आराम से देख लो कि एक ही दिशा में है कि विपरीत दिशा में। ऐसा है, आंख बंद करके बोल दो स्पर्शी त्वरण है। और अभी तक चाहे वो त्वरित गति किया था, चाहे मंदन गति किया था, चाहे इसमें किया था, चाहे इसमें किया था, तुम पूरे पन्ने को पलटना पड़ेगा जितना पढ़ा चुके हैं। सभी में जितना भी त्वरण आया था उन सबके साथ सिर्फ दो ही केस था। या तो हर क्वेश्चन में तुम्हें ऐसा मिला होगा या तुम्हें हर क्वेश्चन में ऐसा मिला होगा। मतलब तुम अभी तक जितना भी पढ़ाई किए थे सभी में जो त्वरण तुम पढ़े थे वो त्वरण कौन था? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या स्पर्शी त्वरण था। समझे? अब हम लोग डिटेल पढ़ने जा रहे हैं अभिकेंद्रित त्वरण या त्रिज्यी त्वरण के बारे में, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन या रेडियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। और ध्यान देना, तो क्या लिखोगे अभी इसमें क्या लिखोगे? अभी तुम ये समझो कि तुम अभी तक क्या पढ़े थे, उसमें क्या नाम पढ़ा था, अब क्या पढ़ने जा रहे हो उसमें क्या नाम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर ना? तो अभी ये लिखो कि 1D में हम लोग ये पढ़े थे और यहाँ पर 2D में हम लोग उसी पूरे गति के अध्ययन को दो एक्सिस में तोड़ करके पढ़े थे, वो भी इसी का पार्ट था। और इन दोनों केस में हम लोग जिस त्वरण को पढ़े थे वो स्पर्शी त्वरण था। स्पर्शी त्वरण का हम यहाँ पर लिखवा चुके हैं कि क्या पहचान होता है स्पर्शी त्वरण, ये पहचान होता है, उसका परिभाषा लिख लेना ये, और ये लिख लेना अभी तक पढ़ चुके हैं ये पॉइंट, उसके बाद लिख लेना। पहला पॉइंट तो ये अच्छे से लिख लो, वेग पहला तो पॉइंट ये हो गया, इसी पर हम लोग आगे बात करेंगे। क्या लिखा है बताओ? वेग को बदलने के लिए सिर्फ कौन जिम्मेदार होता है? त्वरण। मतलब त्वरण होगा तभी वेग बदलेगा, पहला पॉइंट ये है। मतलब त्वरण होगा तभी वेग बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। अच्छा, कैसे बदलेगा इसको थोड़ा डिटेल समझो इधर। ये बताओ, वेग जो है दिमाग में रख लो एक सदिश राशि है। अब बताओ, जब वेग एक सदिश राशि है तो उसके पास क्या क्या होगा? परिमाण होगा, क्योंकि ध्यान देना सदिश राशि के पास परिमाण और क्या होता है? दिशा होता है। परिमाण को ही क्या बताओ, वेग के परिमाण को किस नाम से जानते हैं? चाल। पास में आ रहा है? चाल और वेग दो चीजें पढ़े होगे 9th-10th में। तो वेग के परिमाण को ही क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं, इसको ध्यान दे लेना।
इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं हम लोग चाल बोल सकते हैं। अब ये बताओ, अगर वेग को बदलना है तो या तो हम उसके चाल को बदल दें, मतलब इस पार्ट को बदल दें तब भी बदल जाएगा, या वेग को बदलना है तो उसकी दिशा को बदल दें तब भी बदल जाएगा। मतलब वेग को बदलने का मतलब इन दोनों को बदलना पड़ेगा। और ध्यान देना, अब नीचे लिख देते हैं त्वरण। ये भी क्या होता है, सदिश होता है। इसके भी दो पार्ट आते हैं, एक होता है स्पर्शी त्वरण और एक आता है त्रिज्यीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण। क्या होता है अभी थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे आगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो ध्यान देना, जैसे वेग को दो पार्ट में तोड़ दिया और इन दोनों में से किसी को भी अगर बदल दिए तो वेग बदल जाएगा, तो इन दोनों को बदलने के लिए त्वरण जिम्मेदार है। त्वरण का भी दो पार्ट आएगा, एक स्पर्शी त्वरण और दूसरा अभिकेंद्र त्वरण। और स्पर्शी त्वरण के कारण उसका चाल बदलेगा। मतलब उसका चाल अगर बदलना है तो त्वरण का कौन सा वाला भाग होना जरूरी है, स्पर्शी त्वरण। बस में आया? और अगर उसका दिशा, वेग का दिशा बदलना है तो कौन सा त्वरण होना जरूरी है, अभिकेंद्र त्वरण। मतलब चाल को स्पर्शी त्वरण, या ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे बताओ, कॉपी में कैसे लिखोगे? स्पर्शी त्वरण चाल को बदलता है, अभिकेंद्र त्वरण उसके दिशा को बदलता है। कैसे लिखोगे? स्पर्शी, लिख लो सिस्टमैटिक जैसे भी तुम्हें लिखना है। ये वाला इसमें शामिल हो जाएगा और ये वाला इसमें शामिल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ये कैसे पहचानोगे डायग्राम में या प्रैक्टिकल लाइफ में, ये समझो कि प्रैक्टिकल, क्योंकि हम लोग जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल से जुड़ा होता है, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा होता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तुम कैसे पहचानोगे कि कौन सा त्वरण स्पर्शी त्वरण है और कौन सा त्वरण अभिकेंद्रित त्वरण है? तो इसी को समझने के लिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पहचानेंगे कैसे इन दोनों को। तो ये बताओ कि इसको हम लिखवा दें या तुम ऐसे ही सारे समझ जाओगे? जैसे ये इन दोनों भाग में बट गया, ये वाला इन दोनों भाग में बट गया, इसका ये वाला भाग इसको बदलेगा, इसका ये वाला भाग इसको बदलेगा। समझ जाओगे? हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो कैसे पहचानेंगे, तो मान लो कि किसी वस्तु के पास वेग दिया है और उसी वस्तु के पास त्वरण दिया है और उनके बीच का कोण मान लो कि थीटा है। क्लियर ना? सर आप बोले थे कि प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने के लिए, तो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में वेग हमें दिखता है, त्वरण हमें दिखता है? आप जैसे बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तब तो हमें दिख रहा है कि वेग ऐसे जा रहा है, त्वरण ऐसे जा रहा है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ दिखता है कि वेग ऐसे जा रहा है, त्वरण? ये दिखने वाला कोई, ये इंसान थोड़ी ना कि दिखेगा, कोई वस्तु थोड़ी ना है कि दिखेगा। ये तुम्हें महसूस करना पड़ेगा। तुम्हें जो इंडिकेशन दिया गया है, जो परिचय जिसका दिया गया है, तुम्हें वैसे महसूस करना पड़ेगा। जैसे देखो प्रैक्टिकल लाइफ में मान लो कि हम एक बार और बता चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, लेकिन दोबारा हम बता रहे हैं कि ये सब देखोगे कैसे। मान लो इसको ऐसे फेंक दूं, जब ऐसे फेंकोगे तो चूंकि मेरे हाथ से छूट जाएगा, हवा में आ जाएगा, तो हवा में केवल एक त्वरण लगता है, जी नीचे की तरफ। हवा में एक त्वरण लगता है, वो भी किधर? जी नीचे की तरफ। तो ध्यान देना, जो तुम एरो ऐसे पढ़ते समय ऐसे बना रहे हो त्वरण का, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन तुम ये मानोगे, दिमाग में रखोगे कि वो ऐसे है, ये ए है, ए। किधर फेंके हो इसको बताओ? ऐसे फेंके हो ना, तो किधर जाना शुरू करेगा? इधर जाना शुरू किया था शुरुआत में। ध्यान देना, यही वेग का दिशा है, जो ये दिखा रहे ना, वो दिखेगा नहीं तुम्हें आंखों से, लेकिन तुम्हें दिमाग में सब डायग्राम बना के चलना पड़ेगा।
ध्यान देना। अच्छा तुम यहाँ पर देख लिए ना प्रैक्टिकल में कैसे होता। अच्छा बताओ कुछ कोड बनाए उसका एग्जाम्पल बताओ। कुछ कोड बनाए देखो ऐसे, ये है, इसको तो वो फेंकने जा रहे हैं। देखना ध्यान से, दोबारा नहीं फेंके, उठाना पड़ेगा, मैं ध्यान देना। देखो फेंके, मतलब किस रास्ते पे गया था ये, ऐसे गया था। शुरुआत में कैसा था, किधर गया था, ऐसे गया था ना। ये जो दिशा है यही वेग है। देखो ये वेग है, और चूंकि हवा में आ गया तो जी इधर होगा। तो देखो वेग और जी त्वरण, मतलब ये ए है और ये वी है। जिधर वो जाएगा वही वेग का दिशा होता है। जिधर वो जाएगा वो वेग का दिशा, और जो त्वरण का अपना मन होगा, जिधर बल लगता होगा उधर त्वरण आ जाएगा, तो त्वरण इधर हो जाएगा। जो तुम्हें दिखे ना उसको तुम प्रैक्टिकली दिमाग में डायग्राम बना करके लेना। अब ध्यान देना। तो देखो मान लो कि तुम्हें v मिल गया और क्या मिल गया, a मिल गया, उनके बीच का कोण क्या मिल गया, थीटा मान लेते हैं। तो a का दो कंपोनेंट तोड़ना, किसका कंपोनेंट तोड़ोगे, a का। एक तोड़ना v के दिशा में और एक तोड़ना v के लंबवत। तो ध्यान देना, जो बताओ यहाँ पर a का जो वेग की दिशा में टूटा है a cos थीटा, वही क्या होगा, स्पर्शी त्वरण, मतलब a cos थीटा क्या हो जाएगा, स्पर्शी त्वरण। जो लंबवत टूटेगा उसको क्या बोलेंगे, अब केंद्रित त्वरण। अब वो कौन है, वेग के लंबवत कौन है, ये साइन थीटा, ये कहलाएगा अब केंद्रित त्वरण। तो ये तो लिख चुके थे तुम लोग ना, तो अब इसको लिख लो, ऐसे पहचानेंगे हम लोग। ध्यान देना, पहचानने का ये तरीका होगा। जो वेग की दिशा में टूटेगा वो स्पर्शी त्वरण, जो वेग के लंबवत टूटेगा वो क्या हो जाएगा बताओ, अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा। इसको डिनोट करते हैं ज्यादातर AT से, और इसको डिनोट करते हैं ज्यादातर AR से। अच्छा बताओ स्पर्शी रेखा जिसको हम लोग AT से निर्देशित कर रहे हैं वो किसको बदलेगा, वेग। जैसे एक क्वेश्चन लिखो, पहले उससे हम लोग इन दोनों मान को निकालना सीख लें। एक क्वेश्चन लिखना, देखो ध्यान देना, सॉल्यूशन इसका देखो। जैसे मान लो वेग इधर है, त्वरण जो है वो 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ध्यान देना इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक आ जाएगा वेग की दिशा में, वो आ जाएगा a cos 30, कितना आएगा 10√3 आ जाएगा। दूसरा बता इधर कितना आएगा 20 sin 30, ये 10 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पर AT कितना होगा, जो उसके चाल को बदलेगा 10√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो उसके दिशा को बदलेगा वो कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर देखो दो केस हो सकता है, वेग AT AR। पहचान तो तुम्हें मालूम है कि स्पर्शी त्वरण क्या होता है उसके दिशा में, और AR क्या होता है त्रिज्यीय त्वरण, या फिर अभिकेंद्रित त्वरण किधर होता है उसके लंबवत 90 डिग्री पर। एक केस और हो सकता है, वेग इधर हो, AT इधर होगा और AR इधर होगा। ध्यान देना दोनों केस हो सकता है, उसके दिशा में भी हो सकता है और उसके विपरीत दिशा में। अगर मान लो तुम्हें दोनों अलग अलग दे दिया और तुमसे पूछ दिया वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का त्वरण होगा, दोनों त्वरण दे दिया और वस्तु का त्वरण पूछ रहा है, तो दोनों के बीचों बीच जाएगा, ऐसे मतलब बीच में से जाएगा।
हो जाएगा रूट में ए आर स्क्वायर प्लस क्या, ए टी स्क्वायर। तो वस्तु का त्वरण क्या होगा बताओ, रूट में ए आर स्क्वायर प्लस क्या, ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा उसका नेट जो टोटल त्वरण है। बताओ यहाँ पर वस्तु का त्वरण कितना होगा, वो इधर से जाएगा, जो यहाँ से इसके बीच में से जाएगा, और वस्तु का त्वरण आ जाएगा यहाँ पर भी वही आ जाएगा, रूट में ए आर स्क्वायर प्लस क्या, ए टी स्क्वायर। समझ में आया। और मान लो कि अगर यहाँ से कोण पूछना चाहे तो कैसे निकालोगे, तो tan थीटा बराबर, अब बताओ दोनों वेक्टर में से दूर वाला बाई पास वाला, ए आर अपॉन क्या, ए टी। यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए आर बाई क्या, ए टी। वही काम यहाँ भी कर सकते हो, थीटा बराबर tan इनवर्स ए आर बाई ए टी, कोई अंतर नहीं है, ये एंगल होगा। तो अगर त्वरण दे करके एटी ए आर पूछेगा तो कंपोनेंट तोड़ेंगे, जैसा इसके पिछले वाले क्वेश्चन में तुम देखे हो क्वेश्चन हल करके। कब, जब ए नेट दे देगा और तो पूछेगा एटी और ए आर। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें एटी ए आर दे करके तुमसे त्वरण पूछे, और जब एटी ए आर दे करके त्वरण पूछेगा तो हम लगाएंगे रूट में ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, यहाँ भी लगाएंगे वही फॉर्मूला। पास में आ गया। तो कब क्या देगा तो क्या पूछेगा तो क्या यूज करेंगे, क्या प्रयोग, वो तुम देख सकते हो, इसको लिख लो। ये दोनों केस हो सकता है, हो गया ना। चलो ये बताओ इसका होना क्या बताएगा, वस्तु के दिशा में परिवर्तन होगा, भूलो मत। इसका होना क्या बताएगा, वस्तु के दिशा में परिवर्तन होगा। और इसका होना क्या बताएगा, उसका चाल बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर उल्टा बोलने वाले हैं। इसका होना बात सही है कि दिशा में परिवर्तन होगा, ये तय करेगा, लेकिन बताओ इसका होना ये तय करेगा कि उसका चाल घटेगा। तो किस प्रकार के केस में चाल बढ़ेगा और किस प्रकार के केस में चाल घटेगा वो क्लियर कर लोगे। ध्यान देना, यहां पर घटेगा, पहचान क्या है, थीटा जो है 0 और 90 के बीच का होगा। इसका पहचान क्या है, थीटा का मान 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। एक मिनट, इसको तुम अल्फा मान लो। तब थीटा प्रयोग कर चुके हो ऊपर, इसको तुम अल्फा प्रयोग कर लो, अल्फा के नाम से, ये अल्फा हो जाएगा। वो थीटा अलग है, ये थीटा अलग है और ये थीटा अलग है। बताओ, ध्यान देना, ये थीटा क्या है बताओ, ये थीटा है त्वरण और एटी, या हाँ त्वरण और एटी के बीच का कोण। कौन सा थीटा, ये। और ये थीटा देख सकते हो त्वरण और एटी के बीच का कोण है, जबकि ध्यान देना अल्फा क्या है, त्वरण और वेग के बीच का कोण। यहाँ भी अल्फा क्या है, त्वरण और वेग के बीच का कोण। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो है तुम्हें डायग्राम दिखाया भी गया है, त्वरण इधर है वेग इधर है, तो उनके बीच का जो कोण होगा वही अल्फा बताया गया है। यहाँ पर देखो अल्फा ये होगा, अल्फा त्वरण और वेग के बीच का कोण अल्फा वो होगा। कई सारे पॉइंट आ रहे हैं, सब एक एक करके सब दिमाग में सेट करते जाओ। सर्कुलर मोशन में तुम्हें इस प्रकार के कई सारे नए नए चेहरे मिलेंगे और सबका पहचानने का तरीका, क्या काम है उसका,
सब कुछ तुम्हें बिल्कुल नया मिलेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा पहली बार। ये सब जो है तुम्हें सीखना है, पहली पहली बार सब कुछ देख रहे हो। इसका देखो, बताओ जब, चलो बोलो पहले तुम लोग अपने मुंह से, बताओ अल्फा जब 0 और 90 के बीच का होगा, ध्यान देना, 0 और 90 के बीच का होगा तो क्या पहचान है, दिशा बदलेगा, चाल बढ़ेगा। और जब 90 और 180 के बीच का अगर अल्फा हुआ तो दिशा बदलेगा लेकिन चाल घटेगा। इसका देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, मान लो ये कैप है, तुम इसको यहां से फेंकोगे तो ऐसे जाकर कैसे गिरेगा, बताओ जब ऐसे जाकर कैसे गिरेगा, तो यहां से लेकर के यहां के बीच तक तुम देखो ध्यान से, इसका चाल घटता जा रहा है। सबसे न्यूनतम वेग यहीं पर होता है, अधिकतम ऊंचाई पर। जीरो तो नहीं कह सकते, अगर तुम प्रोजेक्टाइल अच्छे से पढ़े हो तो अधिकतम ऊंचाई पर जीरो तो नहीं बोल सकते, बोलोगे इस दिशा में वेग होगा, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर इस दिशा में वेग होगा, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू करता है। मतलब ध्यान देना, इस पूरे गति को हम दो भाग में बांट रहे हैं, पहला ऊपर जाते समय वाला, दूसरा नीचे आते समय वाला। तो ऊपर जाते समय वाले में चाल घट रहा है, और जब यहाँ से यहाँ पर आ रहा है तो चाल बढ़ रहा है। तो तुम देखो ध्यान से कि क्या यहाँ पर वो चीज हो रहा है कि नहीं। देखो कैसे, ये बताओ, यहां से फेंके ऐसे, ऐसे फेंके, वेग इधर हो गया, जी किधर है, नीचे। अब ध्यान देना, वेग ऐसे है और जी ऐसे है, बताओ ये 90 से ज्यादा या कम। देखो वेग ऐसे है, जी ऐसे है, 90 देखो ये होता है, ये 90 है, लेकिन फेंका ऐसे गया था ना, जब ऐसे फेंका गया था तो ये 90 और 180 के बीच का है। अब बताओ 90 और 180 के बीच का कोण होता है तो चाल क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जब इधर फेंक रहे थे तो ऊपर जाते समय, अभी इसके पहले बोले थे ऊपर जाते समय उसका चाल घटेगा। देखो यहाँ पर 90 ज्यादा है, 180 से कम है, तो चाल घट रहा है। यहाँ पर देखो जो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर आएगा, इसमें सबसे अधिकतम ऊंचाई कौन सा है, ये वाला। यहाँ पर वेग किधर है, ऐसे तुम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हो तो तुम अच्छे से क्लियर होगा। बताओ जी किधर लग रहा है, नीचे। इसके अधिकतम ऊंचाई पर देखो इनके बीच का कोण कितना है, लेकिन ध्यान देना जैसे ही इसके नीचे इधर आएगा, देखो यहाँ पर देखो जब ऐसे जा रहा था, ऐसे यहाँ पर देखो ऐसे, ऐसे है, जी ऐसे है, देखो देखो इनके बीच का कोण क्या हो गया, 90 से कम। जब 90 से कम होता है तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, चाल बढ़ेगा। तुम्हें बोले भी थे ऊपर जाते समय चाल घटेगा लेकिन नीचे आते समय चाल बढ़ेगा। तो तुम जो भी प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ रहे हो ना, तुम इसी को फिजिक्स में पढ़ रहे हो, तो इससे इसको प्रैक्टिकल लाइफ से इसको अलग मत समझना, बस इसको एक। तो आगे बढ़ते हैं, और सो चाहो तो तुम लिख सकते हो, अभी जो बता रहे थे कि जब प्रक्षेप गति को ऐसे फेंकते हैं, ये एग्जाम्पल भी कॉपी में नोट करो तो इस वाले भाग में, इस वाले भाग में V और A के बीच अल्फा जो है 90 से ज्यादा 180 से कम होगा, बीच में होगा, इसलिए इस वाले भाग में चाल घटेगा और उस वाले भाग में चाल बढ़ेगा। चलो नहीं, एक मिनट, उसमें गधेदास वो 80 AR में नहीं रहेगा ना, सिर्फ 80 बन जाएगा, तब AR 0 हो जाएगा ना, 180 और 0 पर। वही पहला लेक्चर ही शुरुआत किए थे इसी से कि 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा तो सिर्फ 80 होगा, AR नहीं होगा। इसके पहले प्रक्षेप गति 1D मोशन में हम लोग उसी 80 के बारे में पढ़ रहे थे, बिना उसका नाम लिए, बिना उसके। पहला डायग्राम, चलो इस डायग्राम में बताओ 80 AR और AR में कौन होगा कौन नहीं होगा।
ऊपर लगेगा अभी, नहीं तो। अच्छा, क्या होगा तो क्या होगा, मतलब 80 होगा तो क्या होगा, चाल बदलेगा उसका। जो 10 ये नंबर न्यूमेरिकल जो वैल्यू है ना, अगर 80 होगा, 80 होगा तो ये 10 से या तो 9 हो जाए या 11 हो जाए, लेकिन 10 वाला 10 ही नहीं रहेगा 80 अगर होगा तो। बताओ ए आर होगा तो क्या होगा, ए आर होगा तो क्या होगा, उसका दिशा कुछ ना कुछ बदलेगा। अच्छा बताओ, एक सीधी रेखा में चल रहा है बिना दिशा में परिवर्तन हुए, क्या दिशा में परिवर्तन हुआ? आंसर सुनो, क्योंकि दिशा नहीं बदला, दिशा नहीं बदला तो क्या जीरो, ए आर इक्वल टू जीरो। क्योंकि चाल नहीं बदला, क्योंकि चाल बदलने का मतलब 10 से 11 होना चाहिए, 10 से 9 होना चाहिए, चाल नहीं बदला इसलिए 80 जीरो। जब ये दोनों जीरो, बताओ त्वरण क्या होता है, ए आर स्क्वायर प्लस, तो जब दोनों जीरो तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, जीरो। दोनों बदला ये शब्द नहीं बोलेंगे, दोनों है उपस्थित ये बोलेंगे। हो पता इसमें 80 होगा, फिर एक ही होगा कि दोनों नहीं होगा, दोनों होंगे। कैसे बताओ, देखो इसका मान बदल 15 हो गया, तो मान बदलने का मतलब 80 है, क्योंकि चाल बदला इसलिए 80 नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 80 होगा, क्योंकि दिशा बदला तो ए आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। वस्तु का त्वरण नॉट इक्वल टू जीरो। बोलो जी, बताओ इसका चाल बदला, आंसर देखो, चाल नहीं बदला इसलिए 80 जीरो होगा, क्योंकि 80 होता है तो उसका चाल बदलता है, और जब 80 नहीं होता है तो चाल नहीं बदलता है, क्योंकि दिशा बदला, और ये तभी बदलता है जब ए आर होता है, मतलब त्रिज्यीय त्वरण या अभिकेंद्र त्वरण होता है तो उसका दिशा बदलता है, ये हो जाएगा। कंपोनेंट तो अलग केस है ना, वो तो हम लोग 80 और ए आर कैसे पहचानते हैं, चाल बदला तो 80 होगा, दिशा बदला तो ए आर होगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में कुछ नहीं बोले थे। इसको देखो, अच्छा बताओ यहाँ पर क्या नहीं होगा, दिशा नहीं, यार जीरो हो गया। अच्छा, ये तो दिशा में होगा, ये पता 80 किस दिशा में होगा, तो चूंकि देखो चाल घट रहा है तो मंदन गति डीएसलेटेड मोशन होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि इस दिशा में जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन लिखे थे नहीं तुम लोग, और ये लिखे थे ना कि 90 डिग्री अल्फा 0 से 90 से बीच में है, लिखे थे ना, क्योंकि एक एक करके लिखते जाओगे तो तुम्हें क्लियर करता जाएगा आगे सब चीजें। अच्छा एक पॉइंट और सुनो, इधर देखो,
पता ए नेट मतलब टोटल त्वरण वो किसके बराबर होता है? किसी बराबर होता है ना। ए आर का नाम क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, त्रिज्यीय त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण। दो इंग्लिश में नाम बता दिया, दो हिंदी में नाम बता दिया, याद के रहना चारों। बताओ इसका नाम क्या है? स्पर्शी त्वरण या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका एक और नाम है परिभाषा वाला, चाल परिवर्तन के दर को स्पर्शी त्वरण बोलते हैं, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। बोलो जी, दो चीजें बोलना है। अरे तुम लोग फेंकने के बाहर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं गधेदा। इधर देखो, सुनो ध्यान से। तुम बचपन से एक चीज, एक लाइन तो रटे ही हो, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण बोलते हैं। इतना तो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो जरूर रटा होगा, ये सब रटे रहते हैं। ध्यान देना, यही होता है वो। इसका कुछ इस प्रकार का परिभाषा नहीं है, इसका मान कुछ और ही होता है। ध्यान देना, लेकिन कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक जगह वेग लगा दिया, एक जगह चाल लगा दिया। चाल का परिवर्तन का दर एटी का लाया, वेग परिवर्तन का दर टोटल त्वरण का लाया, टोटल जो इन दोनों से मिलके बन रहा है। बताओ या ध्यान देना, तो इसका कोई इस प्रकार का परिभाषा नहीं है। हाँ ध्यान देना, इसका वैल्यू होता है जैसे, अच्छा लिखते इसको कैसे, डी डिफरेंशिएशन वेग का। अब डिफरेंशिएशन जो पढ़ा होगा ज्यादा अच्छे समझ सकता है। वेग का डिफरेंशिएशन समय के सापेक्ष, इसी को ये बोलते हैं जो त्वरण कहलाता है। इसको देखना, इसको कैसे लिखते हैं, एटी बराबर डी चाल का डिफरेंशिएशन समय के सापेक्ष। और सुनो, वेग का मतलब होता है, वेग मतलब सदिश राशि, ऐसे। जबकि चाल को देखो, ये वेग होता है और उसका परिमाण, ये लगाना मतलब क्या हो गया, परिमाण। इसको क्या बोलते हैं, और जो वेक्टर पढ़ा होगा वो ये जानता होगा। देख रहे हो कितना यूज है पिछले पढ़ाई हुई चीजों का। डिफरेंशिएशन को नहीं जानता तब उड़ जाएगा, वेक्टर नहीं पढ़ा तब उड़ जाएगा, कई बार उड़ेगा। हाँ, क्योंकि हर चीज का यहाँ पे कंपोनेंट अभी बताए थे, तोड़ने वाला। जो वेक्टर नहीं पढ़ेगा वो भी उड़ेगा। तो पिछला लेक्चर जो शुरुआती बेसिक है वो बहुत जरूरी है, ध्यान देना। इसको कैसे लिख सकते हो बताओ, डी चाल मतलब ये अपॉन डी टी। देख लो दोनों में कितना अंतर है। एक जगह लाइन ऐसे खींच दिया तो एटी बन गया, ऐसे लिख दिया तो ये बन गया। तो देख रहे हो, घुमा फिरा करके जब से लेक्चर ले रहे हैं तब से बस इसी में घूम फिर रहे हैं। एटी ए आर ये बोलते हैं, ऐसे बदलते हैं, टाइप में देखो ये वो, हम कुछ पढ़ा ही नहीं रहे अभी। अभी तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, लेकिन ये सब सब उसका बेसिक है। ये नहीं जानोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा सर्कुलर मोशन हो क्या रहा है, क्या माजरा क्या है, सब जो है। इसमें समझो, दो के बारे में बता दिए थे, एटी बारे में परिभाषा उसका, और ए के बारे में। अब आ जाओ ए आर के बारे में। देखो ए आर क्या होता है, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ये कई जगह पूरे मतलब कह सकते हो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज इसी का पढ़ने वाला है, इस चैप्टर में जो सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति पढ़ने वाले हैं। देखो जैसे मान लो कि कोई इस तरीके से कोई कर्व बन गया, क्लियर ना, मतलब कोई है वो ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे वस्तु चलते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो ध्यान देना, एक आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो इसका मतलब क्या होता है, कर्वेचर, इसको बोलते हैं वक्र की त्रिज्या।
अब बात यह है कि तुम लोग बचपन से सर्किल की त्रिज्या पढ़ते आए हो, वृत्त की त्रिज्या पढ़ते आए हो। अब थोड़ा अलग तुम्हें सुनने के लिए मिल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या नहीं, वक्र की त्रिज्या। तो दोनों में फर्क क्या है? अगर सर्किल बन गया तब तो सेंटर से कोई भी इस तरीके से लाइन बनाओ, सब त्रिज्या कहलाएंगे। लेकिन ध्यान देना, किसी वक्र की त्रिज्या का मतलब ये हुआ कि तुम्हें यहां का त्रिज्या अगर बनाना है तो एक छोटा सा टुकड़ा काटना, उस छोटे से टुकड़े से लेकर के एक सर्किल बनाना, ऐसे एक छोटा सा टुकड़ा काटना कहीं पर भी। यहां बनाना है तो यहां पे छोटा सा टुकड़ा काटो, उसका सर्किल बनाओ। अब देखो ये ज्यादा फ्लैट है, देखो ध्यान से, ज्यादा फ्लैट है, ज्यादा कम मुड़ा है। कम मुड़ना, ज्यादा फ्लैट होना, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है नहीं? फ्लैट मतलब क्या होता है? इस तरीके से चिपटा रहेगा ऐसे। ज्यादा कर्व होने मतलब कि ज्यादा मुड़ा रहेगा। और यहां पर छोटा सा टुकड़ा लेकर के अगर सर्किल बनाओगे तो सर्किल ऐसा बनेगा। तो जितना फ्लैट होगा उतना बड़ा सर्किल बनेगा, जितना मुड़ा रहेगा उतना छोटा सर्किल बनेगा, जितना मुड़ा रहेगा उतना कम सर्किल बनेगा, जितना फ्लैट होगा उतना बड़ा सर्किल बनेगा। पहली बात ये दिमाग बैठा लो, लिख लो। फ्लैट होगा उतना बड़ा सर्किल बनेगा, और जितना ज्यादा मुड़ा उतना छोटा सर्किल बनेगा। एग्जाम्पल दोनों को, जितना फ्लैट होगा, क्योंकि बहुत बेसिक है, मतलब ये तुम्हें समझना पड़ेगा। फ्लैट होगा उतना बड़ा सर्किल बनेगा, उसका उदाहरण ये लिख लेना कॉपी में। जितना माइंड मत, हम आएंगे, अभी आएंगे, बेसिक से चलो। जितना फ्लैट हो उतना बड़ा सर्किल बनेगा, और जितना मुड़ा रहेगा उतना छोटा सर्किल बनेगा। पहली बात, इन दोनों एग्जांपल लिख लो, लिख करके हिंदी में उसका एग्जांपल लिख लो, बना लो दोनों को। जितना फ्लैट होगा उतना बड़ा सर्किल बनेगा, उसका एग्जांपल ये है। जितना मुड़ा रहेगा उतना छोटा सर्किल बनेगा, उसका एग्जांपल उसके नीचे है। पहले इसको बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ध्यान देना, देखो तो यहां पे ज्यादा फ्लैट था तो इसका बड़ा रेडियस बना, और ये कम फ्लैट था, ज्यादा मुड़ा था तो कम रेडियस बना। यही रेडियस आप कर्वेचर कराता है वक्र की त्रिज्या। देखो ये वक्र है, वक्र के इस बिंदु पर ये सर्किल की त्रिज्या है, ये भी देखो वक्र है और उसकी त्रिज्या ये है। तो जो हेडिंग है, ये हेडिंग समझ पाएगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा? बोलो जी, इस हेडिंग का मतलब समझ गया ना? वक्र की त्रिज्या मतलब ये। अच्छा ध्यान देना, अगर इसको आर ले लिया जाए, पता यहाँ पर जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसका वेग तो कुछ होगा। चलो इसको R1 मान लेते हैं, इसको V1 मान लेते हैं, यहाँ पर इसको V2 मान लेते हैं, इसका रेडियस जो है वो R2 मान लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर AR होगा कि नहीं होगा, पहले ये बता दो। सोच रहे हैं, अरे दिशा परिवर्तित कर रहा है भाई, अरे दिशा का परिवर्तन हो रहा है ना, AR होगा। बता यहाँ पर AR होगा कि नहीं होगा? अरे इसके हर पॉइंट पर AR होगा, क्योंकि हर जगह देखो दिशा परिवर्तित होता जा रहा है। अब वो ऐसे चल करके फिर ऐसे चलता, देखो AR था, नहीं था, नहीं था, था। बस में आ रहा है? तो उसी तरीके से यहाँ भी ये देखो, हर जगह AR होगा, तो ध्यान देना कि पूरे चैप्टर में यही सबसे ज्यादा यूज पड़ेगा, सबसे ज्यादा हर जगह इसका यूज है। स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई त्रिज्या बराबर AR, मतलब अभिकेंद्र त्वरण होता है।